बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में जो फेफड़े थे उसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि में। जबकि हम सब जानते हैं कि फेफड़ों का काम क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। क्या काम होता है? रक्त का शुद्धिकरण। हमको लगता है फेफड़ों का काम केवल वायु को बाहर लाना और अंदर बाहर लाना और अंदर लाना होता है, लेकिन एक्चुअली काम क्या होता है? वो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन या रक्त का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले श्वसन शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रीदिंग से, यानी कि श्वासन से। जो हम अंतः श्वसन और निःश्वसन करते हैं उसको बोलते हैं श्वासन या ब्रीदिंग या सांस लेना, वेंटिलेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद क्या होती है? जो वायु होती है यानी कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों तक जाती है, उसका संबंध होता है फेफड़ों तक। और फिर क्या होता है? फेफड़ों में कुपिकाएं उपस्थित होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो हमारी वायुमंडलीय O2 होती है उसका विसरण कहाँ करती है? रक्त में। और CO2 जो रक्त में होती है उनको कुपिकाओं में भर लिया जाता है। जब कुपिकाओं में CO2 ज़्यादा भर जाती है तो CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर रक्त में लाया जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? ऊतकों तक रक्त द्वारा ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। ऑक्सीजन जब ऊतकों में कोशिकाओं पहुंच जाती है फिर क्या होती है? कोशिकीय श्वसन, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि CO2 बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, तो वो प्रक्रिया होती है। हम सभी जानते हैं श्वसन की जो क्रिया होती है हमको लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐच्छिक प्रक्रिया होती होगी कि हम सांस ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं या जल्दी जल्दी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता। अनैच्छिक प्रक्रिया होती है श्वसन की, क्योंकि श्वसन केवल सांस लेना छोड़ना नहीं होता, श्वसन कोशिकीय श्वसन भी उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है। श्वसन का जो 75% भाग है वो किसकी हेल्प से होता है? डायफ्राम या मध्यपट की। और 25% भाग होता है पसलियों की सहायता से। पसलियाँ आपको पता है जिसमें हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं सुरक्षित रहती हैं। जो हड्डियाँ आगे की तरफ होती हैं उनको पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है। 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होते हैं। और मध्यपट क्या होता है? जो मैंने आहनल पढ़ाई थी तो उसमें बताया था डायफ्राम, मध्यपट जिसको बोलते हैं, तो उसकी सहायता से 75% होता है। अभी हम अंतः श्वसन निःश्वसन की जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो हम आ जाएगा समझ में कि किस प्रकार ये दोनों सहायता करते हैं। तो श्वसन के कितने भाग होते हैं? 2, एक अंतः श्वसन और एक बाह्य श्वसन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जाती है। पहले ऑक्सीजन आई एटमॉस्फेयर से, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आई। ठीक है। कहाँ आई? कुपिकाओं में। कुपिका से कहाँ गई? रक्त में। ठीक है। रक्त से कहाँ गई? ऊतक तक। ठीक है। अब जब ऊतक में क्रियाएं होती हैं तो ऊतक में क्या बनता है? ऊतक में जो श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन, उससे क्या बनती है? CO2। ठीक है। CO2 रक्त के माध्यम से कहाँ जाएगी? वापस कुपिकाओं में। और कुपिकाओं में जाने के बाद बाहर CO2 निकाल दी जाती है वातावरण में। ATM मतलब एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में। तो जो कुपिका से रक्त में चाहे O2 का जाना हो या CO2 का आना हो, ये कौन सी क्रिया से होती है? विसरण से। किस क्रिया से? विसरण से। जैसे आप इत्र की बोतल अगर किसी कमरे में खुली छोड़ दो तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ जाती है, या अगरबत्ती जलाने से पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? विसरण। जिसमें अधिक सांद्रता से किसी भी पदार्थ का जो संवहन है वो कहाँ की ओर होता है? कम सांद्रता की ओर। यानी कि जहाँ वो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो वहाँ से कम मात्रा में उपस्थित हो वहाँ की ओर जाएगा। तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कहाँ होती है? बाहर होती है। ठीक है। तो कुपिकाओं में आ जाती है। और जब रक्त में ज़्यादा मात्रा में CO2 आ जाती है ना तो कुपिकाओं भर जाती है और कुपिकाओं से बाहर आ जाती है। तो ये क्रिया चलती रहती है। तब हम देखेंगे अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। जब हमारा जो डायफ्राम होता है, यानी कि जो मध्यपट होता है, वो कुछ धनुष के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? धनुष आकार। थोड़ा सा आर्ट शेप्ड होता है, यूं ऐसा। ठीक है। तो जब वो सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, देखो ये सीधा सा हो गया, थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐसी अवस्था से तो सीधा ही है ना। सीधा हुआ, कैसे सीधा होगा? थोड़ा सा नीचे जाएगा तभी तो सीधा हो पाएगा। और जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो इससे क्या जुड़े रहते हैं? लंग्स, यानी हमारे फेफड़े जुड़े रहते हैं।
तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो वो अपने साथ किसको भी नीचे लेके जाएगा, जो लंग्स की जो नीचे वाली दीवार है उसको भी नीचे लेके जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो लंग्स है उसका आयतन ऊपर और नीचे वाली स्थिति में बढ़ जाएगा। ऐसा ही सेम होता है हमारी रिब्स के साथ, यानी कि पसलियों के साथ। जब पसलियाँ ऊपर उठती हैं तो उससे मसल से, उसकी मांसपेशियों से क्या जुड़े रहते हैं, लंग्स की दीवार जुड़ी रहती है। तो लंग्स की दीवार उठ जाएगी अगर रिब्स आगे की ओर आएंगी, यानी कि श्वसन में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर जाएगा, जो ऐसा डायफ्राम होता है ना वो नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ जो रिब्स होती हैं सीधे वो आगे की ओर जाएंगे, जिससे कि ऊपर और नीचे और आगे और पीछे लंग्स का जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो बढ़ जाएगा। और हमको पता है अगर किसी चीज़ का आयतन बढ़ जाता है तो उसमें जो अंदर भरी हुई पदार्थ है वो उसकी दीवार पे कम दाब लगा पाएगा। अब यहाँ तो क्या भरी है, वायु, इसलिए वायु दाब कैसा हो जाएगा, कम। एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। और आयतन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर प्रेशर घट जाएगा, जिससे होगा क्या, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर प्रेशर घटने से जो बाहर की एयर है या बाहर की वायु है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। और हमारे लंग्स में एयर भर जाएगी, हमारे लंग्स में जो कूपिका है, जो एल्वेलीज हैं, उनमें एयर भर जाएगी। और जैसे मैंने ये पूरी प्रक्रिया बताई थी फिर वही होगी। फिर क्या होता है, देखो ये जो इंस्पिरेशन होता है, देखो ये रिब्स और स्टर्नम क्या होते हैं, रिब्स के बीच में, यानी कि पसलियाँ आगे की तरफ जिस हड्डी से जुड़ी रहती हैं उसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। EICM एक तरीके के जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, उनकी मसल्स को बोलते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आप बस ये समझ लीजिए पसलियों की मांसपेशियाँ होती हैं। पीछे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये डायफ्राम में क्या हो रहा है, संकुचन होने से ये सीधा हो जाता है। अब होगा क्या, बाह्य श्वसन या निःश्वसन की हम प्रक्रिया देखें तो होता क्या है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, जस्ट इसका अंतःश्वसन का उल्टा होता है। जो मसल्स हैं वो भी अंदर की साइड चले जाएंगे और जो डायफ्राम है वो जो सीधा हुआ था ना वो फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से जो अंदर जो वायु भरी होगी उस पर फोर्स पड़ेगा, बल पड़ेगा, और वो बाहर आ जाएगी, जैसे कि अंदर जो CO2 भरी होगी वो बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है। किससे होती है, जो अंतःश्वसन है वो कैसे होती है, जब डायफ्राम में संकुचन होता है, और बाह्य श्वसन कब होता है, जब डायफ्राम में शिथिलन होता है, ठीक है। और अंतःश्वसन के समय क्या होता है, लंग्स का या फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, ठीक है। और जो बाह्य श्वसन है उसके टाइम पे क्या होता है, जो आयतन है वो घट जाता है। इसमें क्या होता है, अंतःश्वसन में जो वायुदाब है वो घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो आयतन है वो बढ़ेगा तो वायुदाब घट जाता है, और इसमें क्या होता है, वायुदाब बढ़ जाता है।